हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। तो क्वेश्चन वगैरह आप लोग नहीं बना रहे हैं, हमें लग रहा है, क्योंकि नहीं आप पूछ रहे हैं ना ही कमेंट सेक्शन में आके कुछ बोल रहे हैं। तो ये तो गलत हो रहा है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको आज नहीं तो कल आपको क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ बनाओगे तो आपके लोड कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन फिनिश किया था, है ना। तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, क्या है उसका, क्या मीनिंग है, उस पर क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस तरह से आएंगे, हम लोगों ने कर चुके हैं। ओके, तो आज फिर हम लोग शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू होगा। अभी हम लोग का वही मोल कंसेप्ट ही चल रहा है, उसी में छोटे छोटे टॉपिक सब हैं। तो अगला हमारा कंसेप्ट है मास परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, यानी दिए हुए कंपाउंड में उसका जो एलिमेंट है उसका कितना मास परसेंटेज है, ये हम कैसे निकालेंगे। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे H2O ले लो, ठीक है। तो H2O जो है बना हुआ है कैसे, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो आपसे पूछा जाए कि इस H2O में एक मॉलिक्यूल लेना है H2O, उस H2O में आपको हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ठीक है। या मतलब इस तरह से समझो कि 2-3 आदमी हैं, ठीक है, और किसी चीज़ से उन लोगों ने कहीं से 100 रुपया पाया, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, इस टाइप से है, यही चीज़ है ये। तो मतलब H2O है, तो H2O बना है कैसे, तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलके बने हैं और साथ में एक कौन है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज आएगा, यानी हाइड्रोजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, या फिर हाइड्रोजन को कितना मिलेगा, इधर से लो या फिर इधर से लो। ऑक्सीजन को कितना मिलेगा, या फिर ऑक्सीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना में, 100% में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, उसे आपको ध्यान रखना है और उसी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिखोगे इसके बारे में, मास percentage of an element in a compound। ऐसा नहीं है कि जिसका पूछ रहा है और कंपाउंड हम कोई और लेंगे, जिसका पूछेगा उसी का कंपाउंड भी लेना है। मान लें H2O में हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का किस में पूछ रहा है वो कंपाउंड लेना है ना। जैसे मान लो H2O में पूछा, तब फिर हम H2O ही कंपाउंड लेंगे, ये नहीं लेंगे कि हाइड्रोजन का पूछ रहा है और हम H2SO4 ले रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो जिसका पूछेगा उसी का कंपाउंड भी लेना है। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का हमें परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है या मास परसेंटेज पूछ रहा है, उसका एटॉमिक मास लेना है। ठीक है, वो तो हम लोग जानते हैं, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। उसके एटॉमिसिटी क्या होता है बता चुके हैं, मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितना एटम की संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कैसे निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है, और उसी एलिमेंट का क्या लेना है, एटॉमिसिटी लेना है, यानी उसका कितना एटम है वो लेना है। उसके बाद इसको डिवाइड करना है किससे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड के, जो इसमें पूछ रहा है उस कंपाउंड का मोलर मास लेना है, उससे डिवाइड करना है और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया आपको परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज निकालने का एक रेडीमेड फार्मूला। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर इस पर हम लोग कैसे इसको समझता एग्जाम्पल से समझाते हैं। फिर कर लिए, चला जाओ। अब देख, इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, फार्मूला ना भी याद रहेगा तो भी आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, H2SO4,
क्या है, H2SO4 लिया है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस H2SO4 में सल्फर का कितना परसेंटेज है, सल्फर का मास परसेंटेज कितना है, या फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इसमें कितना है, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग ने एक फार्मूला देखा है, तो लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कहाँ, इन H2SO4 बराबर क्या लिखोगे, देखो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जिसका हमको क्या निकाले हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकाले हैं, उसका एटॉमिक मास हम किसका निकाल रहे हैं, सल्फर का निकाल रहे हैं। तो सल्फर का एटॉमिक मास हाँ कितना होता है, 32 होता है, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का इसमें एटॉमिसिटी कितनी नज़र आ रही है, देखो तो कितना सल्फर एटम नज़र आ रहा है, सिंगल, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड तो यही है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, जोरो एक हाइड्रोजन एटम का 1 तो 2 का 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 4 का 64, तो 64 प्लस 32 कितना हो गया 96 प्लस 2 98, तो 98 इंटू 100। ये हो गया आपको परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इसमें H2SO4 यहाँ से निकाल लोगे। मान लो ये वैल्यू आया, सपोज दैट सॉल्व करके आप लेके आए x। चलो इसी में एक और पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का पूछ रहा है, इन H2SO4। अब बताओ जल्दी से क्या करोगे, हाँ इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसमें देखो कितना है, यहाँ दिख रहा है, कितना दिख रहा है 4, तो यहाँ पे रखोगे 4, नीचे में फिर मोलर मास, इसका पूरा मोलर मास कितना आ गया है 98 और इंटू 100, ये हो गया Y। अगर इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन होते तो हम क्या कर सकते थे, इसको 2 तरीके से निकाल सकते थे, एक x का निकालते और फिर 100 माइनस x कर देते, y आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 एलिमेंट है, तो आपको देखो एक चीज़ और यहाँ बता रहे हैं हमें, मास परसेंटेज, आप इसमें कौन तीसरा एक एलिमेंट बच गया उसका भी निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन इन H2SO4। चलो निकालो, क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास कितना 1, एटॉमिसिटी कितना है देखो 2/98 और इंटू 100। मान लो इसको सॉल्व करके लाए तो आ गया Z। तो Z का वैल्यू एक तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, और एक दूसरा तरीका ये है कि ये x और y को निकाल लें, मतलब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4, ये एक तरह से ऐसे भी आप निकाल सकते हो 100 माइनस x प्लस y, वो वैल्यू भी इसी Z के बराबर, जैसे ये निकाले हो ना वही वैल्यू उतना आएगा। कैसे, x और y निकाल के 100 में से माइनस कर दोगे, ये वैल्यू जो जैसे हमने इस फार्मूला से निकाला है वैसे वहाँ से भी आ जाएगा। समझ आया, मतलब ये हो गया कि सबका जोड़ के 100 पुर जाना चाहिए, ठीक है, 100 पार्ट्स में ही हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे H2O, बोलो आप जल्दी जल्दी आप लोग बता दो, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, बोलो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू एटोमिसिटी कितनी है 1, नीचे में मोलर मास इससे कितना होता है 18 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा। और परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, बोलो, एक तो तरीका है कि यही फार्मूला जैसे इसको निकाले बस इसको भी निकाले, कैसे, बोलो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटोमिसिटी 2/18 इंटू 100, या आप चाहे तो इसको कैसे और निकाल सकते हो, बोलो 100 माइनस इसको अगर हम मान लेते हैं x, 100 माइनस x, और ये है y, तो ये हो गया y। ये वैल्यू भी जैसे यहाँ से उसमें से क्या करोगे 100 में से घटा दोगे, जो वैल्यू आएगा वो यही वैल्यू के बराबर ही होगा। आप चाहो तो फार्मूला, लेकिन ये याद रखना होगा आपको कि यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए हमने ऐसा किया
यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसमें 3 एलिमेंट है, तो पहले हमने 2 का निकाला, फिर दोनों को जोड़ के तब तीसरे का निकाला। ठीक है, तो कर लोगे आराम से। चलो, तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज क्या होता है, उसको हम लोग समझ गए हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज 75% ऑफ कार्बन, यानी आपको 4 कार्बन दिए हुए हैं, सॉरी एल्केन दिए हुए हैं, और इन चारों में से आपसे पूछा गया है कि इनमें किस में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 75% है। तो कैसे निकालोगे, तभी अभी हम लोग निकालना सीखा है, तो क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे, तो पहला हमें देखो तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करो तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, बोलो। एटॉमिक मास जिसका निकाल रहे हो उसका, तो कार्बन का निकाल रहे हैं, तो एटॉमिक मास कार्बन का 12, और फिर उसकी एटॉमिसिटी, तो इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 का 6, तो 12 दूना 24 है 6, 30 इंटू 100 सॉल्व करो तो देखो कितनी आ रहा है, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 5 से कट गया 20, 20 गुने 4 80, यानी यहाँ पे 80% कार्बन है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, आप यहीं पे देखो पूछ दिया है, हमने कार्बन का निकाला था, इसमें पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन का होगा तो कितना हो जाएगा, तो या एक तो तरीका ये है कि अब इस तरह से निकालिए, या फिर क्या करोगे 100 माइनस 80 कर दो, यानी इसमें कितना है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा करो, इसमें देखो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना 12 इंटू बोलो एटॉमिसिटी, तो इसकी में एटॉमिसिटी देखो कितनी है, 1 है, तो 1 बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, 12 4 16 इंटू 100, देखो तो कट गया, 4 से 4 दिया 12, 4 गुने 4 16, 4 से 25, कितना हो गया 75%। आंसर हमारा आ गया सेकेंड ऑप्शन, यानी CH4 में कार्बन का परसेंटेज कितना है 75%, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा 25% होगा। बाकी का भी आप निकाल सकते हो, तो निकाल के देख लेना, आपको उतना 75% इस सब में नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको निकालना आ गया है तो कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे और उसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, दूसरा क्वेश्चन इसको हम आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहे हैं, इसे आप सॉल्व करना है आपको। इसमें पूछा गया है कि विच पेयर ऑफ स्पीसीज है सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी यहाँ पर हर ऑप्शन में 2-2 आपको स्पीसीज दिए हुए हैं, उन दोनों में से पूछा है कि इनमें से कौन सा स्पीसीज ऐसा है जिसमें कार्बन का परसेंटेज दोनों में सेम है, इनमें कि उनमें कि उनमें कि उनमें किनमें। तो हमें आपको निकालना है, कैसे निकालना है वो आप लोग सीख गए हो, तो निकाल के बताना क्या आंसर आया। ठीक है, चलो, तो ये एक टाइप का इस पे जो आता है, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आते हैं, एक इस टाइप से आते हैं। दूसरे कैसे आते हैं वो हम लोग अगले क्वेश्चन से देखते हैं, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभी दूसरा टाइप का कैसे आ सकता है। देखो, कह रहा है कि एक इंसुलिन है, इंसुलिन हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसकी कमी की वजह से आपको क्या होता है, डायबिटीज़ की बीमारी शुरू हो जाती है, तो जिसको डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है ये इंजेक्शन। ठीक है, तो वो इंसुलिन है, और इंसुलिन में क्या है, एक कंपाउंड है, कौन सा, सल्फर आइटम है, कितना 3.2%, यानी इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज दे दिया है कितना 3.2%। तब आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन का मोलर मास बताइए, तो कैसे निकालोगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग कि हमें यहाँ पे क्या है, सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ
सल्फर कहाँ? इंसुलिन में। कहाँ? इंसुलिन में बराबर क्या होगा बोलो? एटॉमिक, इसका फॉर्मूला क्या था लगाओ, वही मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इंसुलिन। तो क्या लिखाएंगे? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इनटू एटॉमिक सीटी ऑफ सल्फर। कहाँ? इसमें इंसुलिन में, नीचे में हाँ मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास कंपाउंड के तौर पे यहाँ पे कौन है? इंसुलिन ही है ना, यानी यहाँ पर क्या लेंगे? मोलर मास ऑफ इंसुलिन और इनटू 100। ये हो गया फार्मूला तैयार। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखो एयर परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 3.2%। एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं, मोलर मास निकालना है, बच गया अब एटॉमिसिटी की बात। तो यहाँ पर हमें इसका फार्मूला मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम मिनिमम यानी क्योंकि 3.2% है तो कम से कम एक सल्फर एटम तो जरूर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप? ऑप्शन खोज के हिसाब से हम आंसर लेंगे। तो हम मिनिमम A1 वैल्यू लेके चलेंगे। अगर 1 को डालने के बाद अगर आंसर हमारा ऑप्शन नहीं आया तो फिर हम फर्दर 2 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि एटॉमिसिटी यहाँ पे पता हमें नहीं है। तो इस केस से हम क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्योंकि 3.2% सल्फर है तो कम से कम एक सल्फर एटम तो जरूर होगा, तो हम एक लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस तरह से वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे कितना दिया है? 3.2% एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है? 32 इंटू हम लोग यहाँ पे कितना लेके चल रहे हैं? 1 रखने के बाद हमारा और आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फिर हम रखेंगे 2। वो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे 3.2 इंटू 32 इंटू 1 और मोलर मास ऑफ इंसुलिन, मोलर मास ऑफ इंसुलिन इंटू 100। तो देखो तो क्या आ गया? मोलर मास ऑफ इंसुलिन बराबर क्या हो गया? 32 इंटू 100 बाई 3.2। देखो तो ये कट गया, 32 से 32.2 ऊपर गया तो कितना हो गया? 1000। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे किया हमने? एक बार फिर समझाया इसको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंपाउंड दिया हुआ था इंसुलिन, और इंसुलिन में आपको सल्फर का परसेंटेज मास दे दिया था और आपसे पूछा गया कि इंसुलिन का मोलर मास बताइए। तो हम लोग क्या किए? वही फार्मूला यूज़ किए। उसी फार्मूला में तो क्या आता है? नीचे में मोलर मास आ जाता है, तो परसेंटेज मास ऑफ सल्फर बराबर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इंटू एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर बाय मोलर मास ऑफ इंसुलिन इंटू 100। अब ये तो मालूम था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये निकालना ही था। यहाँ पे आके फंस गया था कि एटॉमिसिटी तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम तब होगा ना जब इसका फार्मूला मालूम होगा। हमें फार्मूला मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम लोग इसका सल्फर का मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे। कितना? 1 वैल्यू रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर आ जाएगा। अगर 1 रखने के बाद अगर ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो हम फिर फर्दर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर देखेंगे आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर भरेंगे, ठीक है। यानी इससे क्योंकि हमें यहाँ पर इसका फार्मूला नहीं मालूम, जैसे पिछला केस में देखे थे तो हमें क्या था? आपको फार्मूला दिया हुआ था। जब फार्मूला दिया था तो हमको एटॉमिक उस स्थिति मालूम हो रही थी, उसकी एटॉमिसिटी मालूम हुई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर रख दे रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि कंपाउंड है जिसका यूज़ किया गया है बनाने में क्या चीज़? रेयन को बनाने में यूज़ किया गया है, जिसमें 43.8% ऑक्सीजन है बाई मास, और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए ऑक्सीजन एटम कितना होगा उस कंपाउंड में। क्या करोगे? ट्राई करोगे आप लोग? जल्दी से ट्राई करो तो। कर लिए? चल आजा मिला ले आंसर। देखो क्या करोगे? तो फिर वही फार्मूला, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखो दिया हुआ है, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। ये फार्मूला बराबर क्या करोगे? एटॉमिक
मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिसिटी और नीचे में मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 होगा। तो देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये दिया हुआ देखो 43.8%। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोग पहले से जान रहे हैं। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, तब यही तो हमको निकालना है। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा तो ये तो निकालना ही है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है, 200 क्या करोगे, सिंपल था क्वेश्चन था। मतलब 43.8 बराबर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू एटॉमिसिटी को हम मान लेते हैं x बराबर नीचे में कितना है मोलर मास 146 इंटू 100। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो तो कितना आ गया 43.8 इंटू 146 और नीचे में 16 गुने 100। अब ये सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? तो देख रहे हो वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको कई तरीके से, वही कंसेप्ट को आपको कई फॉर्मेट में दिया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन और उस पर आने वाले क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। और आपको दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो ये तरीका होता है और दूसरा जो हम लोगों ने एक होमवर्क के तौर पे आपको दिया है उस तरीके से भी आते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने अभी एक नया टॉपिक फिर से पढ़ लिया, परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे और उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब नाउ हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला and empirical फार्मूला। ये क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। देखोगे बन जाएगा आपसे तो देखो बस सिर्फ बता रहे हैं कैसे, बस उसको सीखते चलो। देखो पहले तो हमें ये मालूम होना है कि होता क्या है ये, तो तभी तो हम निकालेंगे। क्या निकालना वो बाद की चीज़ है, पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है इसको आप समझो। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, C6H12O6, यही है। ये जो फार्मूला है इसको देख के आप क्या बता सकते हो, इससे हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 6 है। हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, 12 है। और ऑक्सीजन एटम की संख्या भी 6 है। ये यानी इससे हम कितना है इसमें, वो एक्चुअल कितना नंबर है वो हमें मालूम हो जा रहा है इस फार्मूला से। तो इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है उस दिए हुए कंपाउंड में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किया कैसे, इसमें से 6 कॉमन ले लो। तो देखो तो क्या कुछ इस टाइप का बनेगा, देखो तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो तो यही चीज़ है ना। अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो यही फार्मूला तैयार हो जा रहा है। अब इस फार्मूला को देखो, कार्बन हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, हम बता सकते हैं कि ये फार्मूला ग्लूकोज का है, बता सकते हो, नहीं बता सकते। इस फार्मूला को देख के हम इतना ही बता सकते हैं कि ये जिसका भी है उसमें 3 एलिमेंट है। कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और तीनों जो है 1:2:1
के रेशियो में है। इस फार्मूला को देख के हम इतना ही बता सकते हैं कि ये जिसका भी है उसमें 3 एलिमेंट से बना हुआ है। वो कौन कौन से? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और वो तीनों किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 1:2:1 के रेशियो में है। ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। तो समझ में आया मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या हो गया? या इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे मोटू और पतलू ले लो। एक हमारे पास एक बंदे हैं, एक मोटू है, दूसरा पतलू है। दोनों के डायमेंशन में ही फ़र्क होगा। अब हम अगर कोई मोटू है, वो मोटू है, क्यों मोटू क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी पे मसल ज़्यादा होंगे, और पतलू है तो उसके बॉडी पे क्या होगा? मसल कम होगा। हमें क्या करना है? उसके दोनों के बॉडी से मसल को हटा देना है, कंप्लीट हटा देना है। तो क्या बन जाएगा? सिर्फ स्केलेटन सिस्टम मिलेगा हमें, यानी हड्डी का ढांचा। अब उस हड्डी के ढांचा को देख के आप बता सकते हो कि वो मोटू का है या पतलू का है? नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, उसमें मसल चढ़ा देंगे तो आप अगर ज़्यादा, आज मान लो उसी ढांचे को लिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसको मोटू बनाओ, तब क्या करोगे? ज़्यादा मसल डालोगे, और पतलू बनाने के लिए बोलेगा तो कम डालोगे। यही करेंगे ना। मतलब ये हो गया कि उस ढांचा को देख के हमें ये नहीं मालूम पता चल रहा है कि वो मोटू का है, पतलू का है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि ये जिसका भी है उसमें इतनी सारी हड्डी हैं, उनके वो इस रेशियो में कंबाइन की हुई है। मतलब वो जो ढांचा है स्केलेटन सिस्टम, वो क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। और उस पर मसल चढ़ने के बाद अगर ज़्यादा चढ़ेगा तो क्या होगा? मोटू हो जाएगा, और कम चढ़ेगा तो पतलू हो जाएगा। समझ में आया? या फिर इसको ऐसे समझ लो, आप देखते होगे आस पड़ोस में कभी कभी कहीं पर बिल्डिंग तैयार हो रही होती है। ठीक है, तो बिल्डिंग में क्या करते हैं? पहले बीम तैयार किया जाता है ना, और स्केलेटन सिस्टम तो एक तरह से तैयार किया जाता है, और फिर धीरे धीरे उसमें क्या किया जाता है? आपको वाल खड़ी की जाती है। तो पहले जो है वो जो जिसको खड़ा किया जाता है वो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, और फिर जब कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अब कितने तरीके से समझ में आ गया? मतलब ये हो गया, सिंपली बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर में एटम कितना है, और एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है? सिर्फ सिंपल रेशियो बता रहा है कि उस मॉलिक्यूल में उस एटम का किस रेशियो में वो वहाँ पे है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इन दोनों को नोट करो, और इसके बाद इन दोनों का आपको डिफिनेशन लिखा देते हैं। चलिए, चलो हेडिंग डालो, लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या बताता है? फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड which represents formula of a compound which represents actual number of atoms present in a compound। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। वहीं दूसरा कौन है? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या है? ये है सिंपलेस्ट फार्मूला है, यानी इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, वो क्या बताता है? which gives simple ratio of number of atoms present in a कंपाउंड। ये हमें सिर्फ सिंपल आइटम्स क्या सिंपल रेशियो हमें बताता है, जबकि ये हमें क्या बताता है? एक्चुअल नंबर बताता है।
ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें मोटू बनाना हो या पतलू बनाना हो तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका बॉडी का ढांचा तैयार करना पड़ेगा, है ना। मोटू बनाना हो या पतलू बनाना हो, पहले हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, बॉडी का ढांचा तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मोटू की बात कहेगा तो हम ज़्यादा मसल चढ़ा देंगे, और पतलू की बात करेगा तो कम चढ़ा देंगे। समझ में आया। तो उसी तरीके से अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। समझ गए। आजा, अब ऊपर से जो हम एग्जाम्पल लिए हैं उसी से हम लोग एक आपको फार्मूला डिराइव करेंगे। देखो, फ्रॉम एबव एग्जाम्पल, फ्रॉम, ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, ग्लूकोज C6H12O6, यही था। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ गया था, CH2O इंटू 6, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये 6 कहाँ से आ रहा है, वो जो 6 है यानी इसी 6 को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है। यानी एक तरह से हमारे पास रिलेशन फाइंड हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 6। अब ये 6 को कैसे निकाल, क्योंकि हमें जनरल फार्मूला तैयार करना है ना। तो इस तरह से एक पहले यहाँ पर हम लोग देखो उस 6 को निकालना था, इसका मॉलिक्यूलर मास ले लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, और फिर इसका मास ले लो, इसको क्या क्या है वो, एम्पिरिकल फार्मूला। तो लिखो नीचे में एम्पिरिकल फार्मूला मास। देखो तो कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, इसका कितना हो जाएगा, जोड़ो 12 गुना 6, 12 इंटू 1 और 16 इंटू 6, तो जोड़ोगे तो आपको इसका वैल्यू आएगा 180। ठीक है, इसकी बात करो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 2 14 और 16, कितना हो गया 30। काट करो तो देख कितना हो गया 6 आया, यानी यही 6 तो ये है। मतलब वो वैल्यू निकालने के लिए हमें, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, और इस एम्पिरिकल फार्मूला को जिस वैल्यू से गुना करेंगे वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमें वो वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से इन जनरल हमारे पास एक फार्मूला तैयार होकर आ रहा है। देखो तो, इन जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। ये हो गया आपको रिलेशन किसके बीच में, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन हो गया। और वो एन कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकाले हैं, क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय, कैसे निकालोगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तक जाना है तो पहले हमें क्या निकालना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, और फिर उसको एन से गुना करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे वो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। तो ये मालूम हो गया, तो कैसे निकालोगे, ये रिलेशन हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर मास को इसके मास से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, एन का वैल्यू आएगा, और एन के वैल्यू को क्या करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर ये निकालना सीखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। है, चलो तो अब हम लोगों ने अभी एक थ्योरी के थ्रू पढ़ लिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और उनमें क्या रिलेशन है। तो क्या आया हमारे पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर आ गया एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। तो एन का वैल्यू तो निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, कैसे,
आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंस गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालें। तो हम लोग पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और फिर n का वैल्यू निकालेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हेडिंग डालोगे हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं। क्या है, अब थ्योरी बताएंगे फिर प्रॉब्लम हो तो लंबा हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, वो ज़्यादा आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो इसको कैसे करोगे। देखो आपको एक क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक कंपाउंड जो बन रहा हुआ है कितने, 2 एलिमेंट से, किससे, एक X है और उसका एटॉमिक मास दे दिया है 24 और दूसरा क्या है, Y है, इसका एटॉमिक मास है 16। ठीक है, और आपको कह रहा है कि उसमें उस कंपाउंड में X का परसेंटेज दे दिया है। तो आपको इससे जस्ट पहला हम लोग पढ़े परसेंटेज कंपोजिशन, क्या बोले थे, सबको जोड़ के कितना पूर्णा चाहिए, 100। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, X है और Y है। अगर X का परसेंटेज इतना है तो Y का कितना होगा, क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद बोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 128, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, और तभी हम n का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो हम लोग पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो कुछ आपको करना है, कैसे स्टेप हम ले रहे हैं वो स्टेप देखो कैसे करोगे। सबसे पहला एक लाइन लोगे, इसमें रखोगे नेम ऑफ एलिमेंट, एक बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है ऊपर में नेम ऑफ एलिमेंट। इसमें देखो तो कौन कौन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, कौन, एक X है और दूसरा Y है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरा परसेंटेज मास कितना दिया हुआ, देखो X का कितना है 75.3, तो Y का कितना हो जाएगा, तो अभी भी बताया क्या करोगे, 100 में से घटा दो 75.3 कितना हो गया, 24.7। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद तीसरा डब्बा बनाना है बॉक्स, इसमें परसेंटेज ये जो मास है उसको डिवाइड कर देना है, किससे, उसके एटॉमिक मास से। देखो पहला 2 4 5 क्वेश्चन जब बनाओगे तो इतना लंबा चलेगा आपका। ठीक है, ये लिखते चलोगे, लेकिन आगे जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जैसे तैसे करके भी आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो परसेंटेज एटॉमिक मास, तब देखो तो यहाँ पे X का कितना है 75.3 बाई इसका एटॉमिक मास देखो कितना दिया है 24। ठीक है, और इसका कितना है 24.7, इसका मास कितना दिया है 16। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला डब्बा बनाना है बॉक्स, जिसमें आपको मिल जाएगा यहाँ से मोल रेशियो। ये जो डिवाइड करके आएगा वो कितना आएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा 3.1 के आसपास, और ये आएगा 1.5 के आसपास। ठीक है, अब अगला जो है हमें निकालना है, वही मेन सीखना है आपको, इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला को बता देता है। अब वही निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो मोल रेशियो जब निकालोगे, निकालने के बाद उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ, मोल रेशियो निकालने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस वैल्यू से सभी को डिवाइड करना है। मोल रेशियो निकालने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस वैल्यू से सभी को डिवाइड करना है और खुद को भी करना है। मतलब यहाँ पे कितना दिख रहा है, एक है 3.1 और दूसरा क्या है 1.5, तो छोटा वैल्यू कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो इससे इसको तो करना ही है, साथ साथ अपने आप इसको भी करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो तो यहाँ पे 3.1 बाई 1.5, तो ये लगभग कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स के आसपास, और 1.5 बाई 1.5, ये कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया क्या करना है आपको, कुछ ये बॉक्स तैयार करनी है। पहला बॉक्स में नेम ऑफ एलिमेंट लिखना, उसके बाद परसेंटेज मास निकालना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे x का दिया था तो y का हम लोग निकाल लिए, कैसे 100 माइनस करके। तीसरा आपको परसेंटेज एटॉमिक मास को क्या करना है, एटॉमिक मास से उसके डिवाइड कर देना है। फिर मोल रेशियो निकालने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे खुद को और बाकी को भी डिवाइड करोगे, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं।
कर लिए? आजा, अब हमें सिंपल रेशियो निकल गया। ये जो सिंपल रेशियो निकला है, जो जिसके सामने निकला है वो लिखना है। तो x के सामने क्या है 2, x के सामने क्या है 2 और y के सामने क्या है 1। तो ये हमें बताएगा x इज टू y किस रेशियो में हो गया 2:1 हो गया। x के सामने क्या है 2, y के सामने क्या है 1। देखो तो ये रेशियो क्या हो गया x:y का 2:1 हो गया। यहाँ से आपको इम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। कैसे देखो, तो x के सामने क्या है 2 है, तो यहाँ पर x लिखोगे और उसका कितना है, उसके सामने कितना है 2 है, तो वहाँ 2 लिखोगे, ठीक है। और y के सामने क्या है, देखो y के सामने क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, 1 लिखो या फिर ना लिखो कोई बात, लेकिन यहाँ पे आप चूंकि सीख रहे हो तो 1 यहाँ लिखोगे ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे 1 आया है, कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब हमें पूछा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू भी चाहिए ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, यही होता है। तो ये तो निकल गया, क्या आया x2y आया है, लेकिन इसका वैल्यू हमें मालूम है, हमें पूछ ये रहा है, ये तो नहीं मालूम, तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, बोलो, फार्मूला बताए थे मॉलिक्यूलर मास बाय इम्पिरिकल फार्मूला मास बराबर, देखो तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 128 दिया है। अब इसका मास देखो तो कितना हो जाएगा, यही है ना इम्पिरिकल फार्मूला, इसका मास जोड़ो, तो x का मास कितना दिया है 24, तो x का 24, तो 2 का कितना हो गया 48 और y का कितना है 16, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 64। तो ये हो गया 64, ये कट गया, कितना आया 2 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा, देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इम्पिरिकल फार्मूला क्या है, देखो x2y इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा x4y2। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले वो डब्बा तैयार कर लेना, डब्बा तैयार करके आप क्या करोगे, सिंपल रेशियो निकालोगे। उस सिंपल रेशियो से आपको क्या मिल जाएगा, इम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। सिंपल रेशियो निकालने के बाद क्या करोगे, जिसके जिसके सामने है वो वैल्यू लिखोगे, उसके बाद उसको रेशियो के टर्म में लिखोगे और फिर वो आपको इम्पिरिकल फार्मूला बता देगा। और फिर अगर यहीं तक पूछ दिया, कुछ क्वेश्चन में कभी कभी आपको यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो आपको हर हाल में वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर मास देगा, डायरेक्ट देगा, या फिर कुछ ऐसा डेटा देगा जिसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। और उसको निकाल के फिर क्या करोगे, n का वैल्यू निकालोगे और n का वैल्यू से क्या करोगे, इम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और देते हैं। ओके, चलो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे, तो हमने एक क्वेश्चन आपको दिखाया है और एक होमवर्क के तौर पे आपको छोड़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरीके से कैसे निकालोगे, यही कंसेप्ट वही रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आपको पूछ रहा है, एक फॉस्जीन है, एक पॉइजनस गैस है जिसका वर्ल्ड वार, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसमें यूज़ किया गया था। उसमें 3 एलिमेंट है, एक है कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन बाय मास। आपको इम्पिरिकल फार्मूला पूछा है, तो निकाल लोगे, निकाल के हमें बताना क्या आंसर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।